बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, मेरे साथ मौजूद है असद तूर। असद तूर साहब के सामने 3 से 4 आम सवालात रखेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक काफ़ी मुद्दत के बाद आए, कराची गए हुए थे, वहाँ पर एक इन्होंने असद तूर साहब ने इंटरव्यू का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, जो कि एक अपना नया यूट्यूब चैनल बनाएंगे और उस पर ये इंटरव्यू का सिलसिला असद तूर साहब जारी करेंगे, पब्लिक करेंगे इंटरव्यू का सिलसिला। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए, चूँकि जस्टिस तारक महमूद जंगीरी साहब का केस था, तो मैंने ये मौका गनीमत जाना इनसे इस्तदा की असद तूर साहब से कि मुझे वक्त अनायत करें कि मैं आपके साथ वी लाग करना है। बहुत शुक्रिया जी असद साहब। 3 से 4 सवाल असद तूर साहब के सामने रखेंगे। एक तो जस्टिस तारक महमूद जंगीरी साहब के हवाले से कि आज आईनी बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो ऑर्डर जो 2 रुकनी बेंच ने दिया था, अमामुल काजियान इस्लामाबाद हाई कोर्ट काजी सरफराज डोगर साहब और उनके साथ काजी आजम खान साहब थे, जिसने जस्टिस तारक महमूद जंगीरी को उनके जुडिशल वर्क से रोक दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस फैसले को मुअत्तल करते हुए नोटिस जारी किए फ्रीकैन को और कल तक समाअत मुलतवी की है। आगे क्या होने जा रहा है ये पूछेंगे। और फिर एक और आजकल एक कंट्रोवर्सी हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर, असद साहब उस पर आपने काफ़ी काम किया है। वो ख्वाजा आसिफ साहब जब यूनाइटेड नेशन में खिताब कर रहे थे तो उनके पीछे खातून बैठी हुई थी, उस खातून का नाम है शम्मा जुनेजो। ख्वाजा आसिफ साहब उसे और राजा रियाज के बकौल पहचानने से इनकार कर दिया है। वो कहते कि मैं उसे पहचानता ही नहीं उस खातून को। वजारत खारजा जो है उस पर अपना बयान दे, वजारत खारजा की तरफ से बयान आया। ये पूछेंगे असद तूर साहब से कि वो मामला क्या है। और फिर आज अली अमीन गंडापुर आलल सुब अडयाला जेल गए। कभी अली अमीन गंडापुर साहब को वहाँ पर मिलने के लिए नहीं जाने दिया जाता इमरान खान साहब से, और कभी बगैर रोक टोक के उन्हें अंदर जाने दिया जाता है। ये वो सवालात है जो हम असद तूर साहब के सामने रखते हैं। असद साहब, सबसे पहले हम जस्टिस तारक महमूद जंगीरी साहब को लेते हैं। एक वक्त आया ऐसा, आप कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे, जो बेंच के सबरा हैं, आहनी बेंच के सबरा जनाब किबला काजी हाजी अमीनुद्दीन साहब, वो लैतो लैल से काम रहे थे, कभी दाएं कभी बाएं, कभी उनसे मशावरत कभी उनसे मशावरत। उनकी मर्जी थी कि मैं जो सस्पेंड ना करूं। बिल आखिर उन्होंने कहा जी सस्पेंड करते हैं। कल तक नोटिस जारी किए गए। अब क्या समझते हैं कि आगे क्या होने जा रहा है? देखिए, मैं जो ये ऑर्डर की सस्पेंशन का क्रेडिट है, मैं इस बेंच को नहीं, मैं जो पिटिशनर है, जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर के खिलाफ पिटिशनर है, मियां दाऊद एडवोकेट, उनको दूंगा। क्योंकि उनके मुंह से अपना जस्टिस सजाद अली शाह वाला फैसला निकल गया कि मैंने पिटिशन में लगाया हुआ जी जी, जिसके बाद इनके पास कोई चारा न रहा। इन्होंने कहा जस्टिस सजाद अली शाह को 184(3) में काम करने से रोका गया था और सुप्रीम कोर्ट ने रोका था, आप आर्टिकल 199 में नहीं रुकवा सकते थे जी। तो फिर उन्होंने वो ऑर्डर सस्पेंड कर दिया। लेकिन देखें, बेंच के पास कोई लीगल बैकिंग नहीं है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का दिफा कर सके। कोई अदालती फैसलों की बैकिंग नहीं है, ठीक है। ये जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के जो वकील हैं मुनीर मलिक साहब, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा वकला का नाम है, क्रेडिबिलिटी आबिद साकी साहब भी मौजूद हैं। जी, आबिद साकी हैं, अली अहमद कुर्द हैं जी। लेकिन मुनीर मलिक साहब पाकिस्तान के वकला का सबसे क्रेडिबल नाम है, कॉम्पिटेंस वाइज भी, क्रेडिबिलिटी वाइज भी और अपने कद काट के लिहाज से भी। उन्होंने भी कहा कि ये इतना अनलॉफुल फैसला है, आप इसको सस्पेंड करें। और ये पहले नहीं, ये वो हो रहे थे। नहीं, पहले जो उन्होंने कोर्ट ऑर्डर लिखवाया जो कमरा अदालत के अंदर, उसमें तो सस्पेंशन की उन्होंने बात ही नहीं की ना। वही ना, वो तो उन्होंने मांगा, उन्होंने सस्पेंड क्यों नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा कल देख लेंगे ना, कल की बात हम नोटिस कर रहे हैं। उन्होंने कहा पिछली दफा, उन्होंने कहा नहीं, वो जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने गलती की है वो हमसे ना करवाएं। अगर आपको पता है इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने क्या गलती की है तो फिर आप क्यों बैठे हुए। और फिर वो जस्टिस शाहिद बिलाल ने भी कहा कि अच्छा आप जरा कल तैयारी करके आइएगा, दोनों फ्रीकैन के एक जो ऑब्जेक्शन है ऑफिस का, वो खत्म किए बगैर नंबर कैसे लग सकता है। लाइक सबको नजर आ रहा है कि बहुत प्रोसेस की इलीगलिटी है इसमें, मेलाफाइडी ऑफ लॉ है, मेलाफाइडी ऑफ प्रोसेस है, मेलाफाइडी ऑफ इंटेंट है इस फैसले में। लेकिन फिर भी सस्पेंड नहीं हो रहा था इनसे ऑर्डर। जब ये हालत हो रही और आपके सामने साहिल भी कोई आम शख्स नहीं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट का एक जज है,
4 जजेस उसके साथ इजहार यकजहती के लिए आए हुए हैं, यानी कि 5 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस आपसे इंसाफ मांगने आए हुए हैं, और वहां पर भी आपसे इंसाफ नहीं हो रहा। तो फिर एक आम आदमी इस अदलिया में क्यों इंसाफ लेने आए? और इन जजेस को हम 30-30 लाख तनख्वाहें क्यों दें, करोड़ों की मुराद क्यों दें कि इनसे एक ऐसा फैसला भी नहीं मुअत्तल हो रहा जिसके पीछे इनको पता है एस्टेब्लिशमेंट खड़ी है। इन जजेस की ये हालत हो यार, रहम आता है अब तो। स्टैब्लिशमेंट मतलब आप कह रहे हैं कि जो आहनी बेंच बना हुआ है उसके पीछे खड़ी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उस आहनी बेंच के मेरी मुराद पीछे है कि जो जैसे सारे जहांगीरी के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हो रही है, जाहिर बात है एस्टेब्लिशमेंट की हिमा पर हो रही है, ठीक है, इनको भी पता है। ब्रदर जजेस को पता है कि ये सारा काम जो हो रहा है वो गैर आईनी हो रहा है, बदनीति हो रही है, गैर कानूनी हो रहा है, तो फिर ये स्टैंड आईन और कानून के मुताबिक क्यों नहीं करते? यार आप अंदाजा लगाइए ना, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर अपने फैसले में लिखते हैं कि इन 5 जजेस के खत की वजह से जस्टिस सरफराज डोगर इधर उनकी ट्रांसफर हुई जी। जब आपको ये सर्कमस्टांसेस भी पता है तो फिर तो आपको ये भी पता है कि ये सब कुछ किसके इमा पर हो रहा है और उनको लाया कौन है और वो फिर क्या कर रहे हैं, तो फिर भी आपसे ऑर्डर नहीं सस्पेंड हो। जस्टिस जमाल मंदोखेल भी अपने फैसले में लिखते हैं कि एक हाई कोर्ट का जज अपनी हाई कोर्ट के जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट का जज अपनी सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर, उसके लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इदारा मौजूद है। तो फिर आज ये लैतो लाल और ये सारी चीजें मेरी समझ से बाहर थी। मैं यही कह रहा हूँ कि इतने डरे हुए जजेस, हाँ, इतनी लेटी हुई सुप्रीम कोर्ट, शर्म आती है यार, हमें देख के शर्म आती है। पता नहीं इनको खुद बेंच में बैठ के क्यों नहीं कोई एहसास हो रहा कि ये क्या हो रहा है अदलिया के साथ और ये क्या कर रहे हैं, वो हमें शर्म आ रही है यार, पता नहीं ये क्या महसूस कर रहे हैं। जस्टिस शहद बलाल साहब का अपना नाम लिया है। जस्टिस शहद बलाल साहब वही हैं जो यहाँ पर खुली अदालत में कह चुके हैं कि मुझे कभी किसी ने अप्रोच नहीं किया। हाँ, क्योंकि उन्होंने कभी कोई ऐसा काम भी नहीं किया कि उनको अप्रोच करने की जरूरत पड़े, वो बगैर अप्रोच के वही कुछ कर रहे हैं जो दरकार है इस वक्त निजाम को। मैं असल में यही कुछ कहना चाहता था कि अप्रोच तो उसे किया जाता है जो किसी को ना माने, बात ना माने, और जो पहले से ही वहां बैठकर एक अच्छा बच्चा बनकर काम कर रहे तो उसे अप्रोच करने की क्या जरूरत होती है। आगे क्या आप देख रहे हैं कि कल समाअत दोबारा रखी गई है, फ्रीकैन को नोटिस जारी किए गए, ऊपर से 16 अक्टूबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी तलब कर लिया गया। देखें, मुझे जो अभी तक नजर आ रहा है जस्टिस तारिक मोहम्मद जहांगीरी, मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि बच पाएंगे, क्योंकि आप स्क्रिप्ट के मुताबिक अभी तक चीजें चल रही हैं। 11 को समाअत हुई, सितंबर को 30 सितंबर तक मौखर हुई सिंध हाई कोर्ट में जी। मीनवाइल अचानक से जस्टिस डोगर पिटीशन टेकअप करते हैं और सस्पेंड कर देते हैं तारिक मोहम्मद जहांगीरी साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और फिर साथ ही जस्टिस तारिक मोहम्मद जहांगीरी सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू करते हैं। इधर पिटीशन फिक्स नहीं होती, लेकिन मीनवाइल सिंध हाई कोर्ट में मामला उस बेंच के आगे से भी हटा जाता है, पहले 25 को आ जाता है और बेंच नंबर 1 के आगे आ जाता है। वो जो अर्लियर स्टे था वो खत्म करते हैं, जस्टिस तारिक मोहम्मद जहांगीरी की डिग्री दोबारा मनसूख करवाते हैं, फिर यहाँ पर भी केस लग जाता है। अब यहाँ पर जब केस लग गया, साथ ही ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी एक्टिव हो गई है, तो लाइक आप देखें ना, स्टेप बाय स्टेप बातें उसी तरफ जा रही हैं जहाँ पे जस्टिस तारिक मोहम्मद जहांगीरी को हटाना। एक खबर ये भी है असद भाई के जस्टिस जमाल मंदोखेल के हवाले से कि उन्होंने बड़ी ही केस लगवाने के हवाले से बड़ी एफर्ट किया कि ये केस लगना चाहिए। यार एफर्ट किया, उन्होंने रिव्यू बेंच पे भी बैठना है, ठीक है, जो इन 5 जजेस की पिटीशन का रिव्यू बेंच है, वहां पे देख लेना क्या करते हैं। इन 5 जजेस ने एक और पिटीशन भी दाखिल कर रखी है जी, वो इसी से जुड़ी हुई जो जस्टिस तारिक मोहम्मद जहांगीरी वाला मामला है, उसको लगाए ना, फिर इन जजेस के एफिडेविट्स लें ना, फिर इनसे कहानियां सुने ना कि क्या हो रहा है, जिसका एक हिंट जस्टिस तारिक मोहम्मद जहांगीरी ने दिया कि मैं कोई टाउट नहीं हूं, मैं सेक्टर कमांडर के कहने पे फैसले नहीं करता। फिर वो बताएंगे ना कि कौन सा सेक्टर कमांडर था, कौन से केस पे फैसले मांग रहा था, क्या हो रहा था, बाकी जजेस पे बताएंगे ना, फिर वो बताएंगे ना कि उनके बेडरूमों से कैमरे कैसे निकले, फिर वो सब कुछ बताएंगे ना, तो करें टेकअप। एक खास ट्वीट, एक खास नाम का एक ट्वीट है, जहाँ से रिलीफ मिलता है जस्टिस तारिक मोहम्मद जहांगीरी साहब को, वहाँ से अगले ही लम्हे ट्वीट आ जाता है
कि रिलीफ तो मिल गया, लेकिन 16 अक्टूबर को जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर साहब नहीं बचेंगे, उन्हें घर भेज दिया जाएगा। वो देखें ना, अब जहाँ से ट्वीट्स आ रहे हैं, आप उन सब लोगों की वाबस्तगियाँ जानते हैं किधर हैं, उनकी वफादारियाँ भी आप जानते हैं कहाँ पर हैं। तो ठीक है, वो ट्वीट्स आ रहे हैं तो इसीलिए हमें भी नज़र आ रहा है, स्क्रिप्ट के मुताबिक अभी तक मामला जा रहा है, ठीक है। और अब पाकिस्तान के अदलिया वो है कि पहले ट्वीट में फैसला आ जाता है, उसके बाद ये वो फैसला करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को असद तूर भाई, मैं ये बात समझने से कासर हूँ कि 34 साल 33 साल के बाद एक डिग्री वाला मामला पे इम्तहान दिया उन्होंने। अब मुझे ये बताएं कि जामिया कराची किस वजह से वो डिग्री कैंसिल करती है? वो कहते तो पहले डिग्री जाली थी, भाई इम्तहान दिया, डिग्री थी तो कैंसिल की ना। ये कोई बात समझ से बाहर है सारी यार। उनके साथ उधर पढ़ने वाले, इम्तिहान देने वाले वकला रिकॉर्ड पर आ रहे हैं, ठीक है। वो कराची में भी, दीगर भी, कि भाई हमारे साथ पढ़ रहा था सब कुछ। मुझे एक चीज़ बताएं यार, ये 30-35 साल बाद सिंडिकेट को कहाँ से शय मिली बैठने की? और सिंडिकेट का एक मेंबर जी प्रोफेसर रियाज क्यों अगवा हुआ? ठीक है यार, उस दौर के तो मोस्ट लाइकली एग्जामिनर्स भी वफात पा चुके होंगे, उस दौर के असातिज़ा भी मुझे नहीं लगता कि अब जिंदा होंगे। तो ये कहाँ से वही आ गई? पाकिस्तान में जिस तरह से रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, वहां से कहाँ से फाइलें निकल आई कि ये तो थे ही नहीं, उधर फलान ये वो, और इनकी डिग्री, ये इम्तिहान भी नहीं थे, कॉलेज का हिस्सा नहीं थे, फलान नहीं थे मंसूब। लाइक वो लोग फैसला कर रहे हैं जो ना तो आज से 34-35 साल पहले एग्जामिनर थे, ना उस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे, ना तालिब इल्म थे, वो फैसला कर रहे हैं। तो बड़ी अजीबो-गरीब मामला है, मैं तो ये देख के ही हैरान। तो सर आपको नजर आ रहा है जहाँ से हो रहा है और कौन कर रहा है। चले कल इसकी समात होगी तो फिर देख लेंगे। डे बाय डे उन्होंने कहा कि हमने ये मामला जल्दी निपटाना है। आज जैसे मीरुद्दीन खान साहब ने कहा कि ये बहुत फैल चुका है मामला। कहाँ फैला है ये बात मेरी समझ से नहीं। फैल चुके, इसको हमने समेटना है। चले आगे बढ़ते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब की अडयाला जेल में आज इमरान खान साहब से बगैर रोक टोक के 2.5 घंटे मुलाकात रही। मुलाकात में क्या तय हुआ होगा? बातें हुई होंगी, मौसम ठीक है, क्रिकेट पर, या फिर किस चीज़ पर बात हुई होगी? यार देखें, मुझे तो यही बड़ी बात है कि अली अमीन गंडापुर आज इमरान खान साहब से मिल लिए। 2.5 घंटे मुलाकात हुई बगैर रोक टोक के, सीधे अंदर चले गए जनाब। आप एक चीज़ देखिए, इमरान खान साहब 3 लोगों को उन्होंने हिदायत दी, बैरिस्टर गोहर, अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ, के आपने एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करती। इसका मतलब है इमरान खान ने ऑफिशियली एक्नॉलेज किया कि ये 3 लोग ही बातचीत कर रहे थे। इनमें से बैरिस्टर सैफ जब चाहते थे मिल लेते थे, बिल्कुल। अली अमीन गंडापुर नहीं मिल पाते थे। तो अली अमीन गंडापुर, मेरी ये रीडिंग है, अपनी मर्जी से चाह रहे थे कि उनकी इमरान खान से मुलाकात ना हो। अच्छा, अपनी मर्जी से चाह रहे थे? क्योंकि उनको एक खौफ था कि इमरान खान किसी दिन मिलने जाऊंगा तो ये ना कहो कि इधर इस्तीफा दो। तो वो अवॉइड कर रहे थे, ठीक है। तो आज कहीं ना कहीं पसे पर्दा से उन्होंने थोड़ी बहुत यकीनदानी ली होगी कि इमरान खान से मिलूंगा तो इस्तीफा नहीं मांगेंगे, तो फिर जा पहुंचे इमरान खान के पास, ठीक है। लेकिन 2.5 घंटे जो उनकी गुफ्तगू हुई है इमरान खान साहब से, क्या वो गुफ्तगू आके बाहर बयान कर सकते हैं? उनमें इतनी जरूरत होगी जो इमरान खान बातें करता है, ठीक। तो बड़ा मुझे सबसे ज़्यादा जो मैं देखता हूँ पीटीआई के बारे में, आपको देख के अफसोस भी होता है, हंसी भी आती है कि एक जमात है, एक सूबे में हुकूमत रखती है, 70-80 लोग उसके पार्लियामेंट में मौजूद हैं, ठीक है, और सेनेट में भी उनकी नुमाइंदगी है, और सेनेट में भी वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनती है। उनसे मुज़ामत ही नहीं हो पाती। वो एक दफ़ा कुछ ऐसा नहीं कर सके कि आपको लगे कि वो एक संजीदा खतरा बने। उनके कारकुनों पर गोलियां चलती हैं, कारकुन उनके कत्ल किए जाते हैं। वो कहते हैं जी हम FIR कटवाएंगे प्राइम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, फलाने 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 के खिलाफ। अदालत में वो पिटिशन करते हैं 22A की, फिर वहाँ पे बैरिस्टर गोहर आके बयान ही नहीं देते। हाँ, वो तो पता ही नहीं है, वो भी अदम पैरवी पर खारिज हो जाती है। ये कैसी जमात है यार?
अब इमरान खान जेल में है, वो रोज एक ट्वीट कर देते हैं, कुछ कर लेते हैं, उस ट्वीट से एक दबाव बढ़ता है। अब सोचिए, एक ट्वीट से दबाव बढ़ता है तो पार्टी दबाव क्यों नहीं बढ़ा सकती? पार्टी से कुछ होता ही नहीं। अब 2.5 घंटे मिल लिया है, मुझे नहीं लगता इससे कुछ आएगा बाहर। ज्यादातर हो सकता है वो एक और जलसे की इमरान खान साहब से कोई तारीख लेके आ जाएंगे कि एक जलसा आप स्वाबी में भी कर लेते हैं। पेशावर में हमने बड़ा जलसा कर लिया, उस जलसे से क्या हुआ, क्या इम्पैक्ट उस जलसे का? इतनी दुनिया आई, उस दुनिया का क्या इम्पैक्ट है? कुछ भी नहीं। आपने बात की असद भाई कि ये मजामत नहीं करते, ये बीच में बात आ गई। नाज़रीन, अगली खबर की तरफ जाने से पहले अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर ने आज 29 सितंबर को जो कॉल दी हुई थी, बिम्बर से लेकर ताऊबट नीलम तक और फॉरवर्ड कोटा से लेकर नकियाल तक पूरा कश्मीर पहिया जाम और शटर डाउन है जी। इंटरनेट भी बंद है, इंटरनेट भी बंद है, मोबाइल भी बंद है, लैंडलाइन भी बंद है, सब मुकम्मल बंद है। यानी कि आपने मेरा कल आजाद से कश्मीर घर को अमली तौर पे पाकिस्तान से नहीं, दुनिया से काट दिया। बिल्कुल, कल से मेरा रब्ता ही नहीं हो रहा घर। ठीक है, आप सब लोग और हमारे दोस्त सुहेल रशीद हैं जी, बज़मी साहब हैं, सब लोग आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक? कोई अपने घर राब्ता नहीं कर पा रहा, किसी को अपने घर की खैरियत नहीं मालूम, और ये इतना तशवीशनाक है और इतना परेशान कुन है। उस जो एक्शन कमेटी है, आप उसके 38 मुतालबात देख लें जी, एक मुतालबा ऐसा नहीं है जो आइन के दायरा कार से बाहर हो, आइन पाकिस्तान के। एक मुतालबा ऐसा नहीं है जो कोई खुदा न खासा पाकिस्तान से अलहदगी चाहता है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक मुतालबा ऐसा नहीं है जिसको आप एंटी स्टेट के तमाम मुतालबे प्रो पीपल मुतालबे हैं। जी, ठीक है, अवाम के फलाह के मुतालबे हैं, उसके ऊपर भी ये रियासत मानने को तैयार नहीं है। और उल्टा पूरा कश्मीर आप काट देते हैं। पूरी रेंजर, एफसी, पुलिस यहाँ से मरकज से भेजी हुई है वहां पर। आप किस तरह से कश्मीरियों को डील करना चाह रहे हैं? ठीक है, कश्मीर अभी तक उसका स्टेटस तय होना है। एक मुझे ये बताएं असद भाई कि उस पार से मुराद मेरी मकबूजा कश्मीर की, वहां पर इंटरनेट बंद हो, वहां पर टेलीफोन बंद हो, वहां रसूल रसायन तमाम ज़राए बंद हो, तो उसे हम जबर के नाम से कहते हैं। यहाँ पर बंद हो तो हम उसे अवाम का तहफ़्फ़ुज़ कहते हैं। ये क्या है सारा? यहाँ पर राय साहब, कई वो जब तक इंडिया में इंडियन मकबूजा कश्मीर में जब तक वो बंद रहा इंटरनेट सब कुछ, यहाँ पर एक, अगर आपको याद हो, एक बड़ी घड़ी लगाई हुई थी डिजिटल, जी 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 जी, जो चल रही थी और जिसके ऊपर लिखा हुआ था कश्मीर में इंटरनेट बंद हुए इतने घंटे गुजर गए, इतने 1000 घंटे हो गए, इतने 100 दिन हो गए। आप आज खुद वही कर रहे हैं। और यार, और कुछ नहीं, कम से कम इंडिया को तो मत फॉलो करें यार। सही है। ठीक है, ये हमारे कश्मीरी भाई हैं, उनके मुतालबात में फिर कहूंगा आईनी है, जायज है, प्रो पीपल मुतालबात हैं, आप उसके ऊपर भी सब कुछ बंद करके बैठे हुए। ये सब कुछ आपको दिखाता है कि जो हमारी रियासत है, जो हमारी रियासत के कर्ता धर्ता है, ये कभी भी अवाम का मुतालबा नहीं मानते, विल ऑफ द पीपल को नहीं मानते, इलेक्शन रिग करते हैं। ठीक है, लोगों के खिलाफ कवानीन बनाते हैं, लोगों पर जबर करते हैं। ये हर वक्त अपने ही अवाम से हालते जंग में रहते हैं, वो अवाम जिसके टैक्सों पर ये तमाम इदारे चलते हैं। तो कश्मीर कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन अफसोस ये है कि कश्मीर ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव रीजन है आलमी तौर पर, जो कुछ वहाँ पर चल रहा है। और उस कश्मीर में जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि जी इनका पाकिस्तान से इल्हाक होगा एक दिन, जी जी, हम कश्मीरी तो यही नारा लगाते हैं ना जी। आज हम उनके साथ कर रहे क्या? और कश्मीरी मोदी का एजेंडा तो हमने पूरा कर दिया। जी बिल्कुल ऐसे ही। कश्मीरी, हम कश्मीरी सुबह जब उठते हैं ना, तो उस पार कश्मीर में माएँ खिड़कियाँ खोल कर देखती है, शायद पाकिस्तान हमारी मदद को आड़ पहुँचा है। और यहाँ पर आज़ाद कश्मीर में ये सारा मामला हो रहा है। अगली स्टोरी पर बढ़ने से कबल में एक आपसे पूछूंगा कि ये जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस, ये अफरीदी का किरदार क्या है सारे मामले में? बीच में ये जो कुछ हुआ, जो काजी फैज़िस्ता का था, सहूलतकार, सुना है को पाबंदी लगाएगी ये कि कोई जज ओपन कोर्ट में रिमार्क्स नहीं देगा। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प खबर है। कुछ ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि एक बड़ी बैठक में, जिसमें तमाम बैठे हुए थे जजेस, वहाँ पर फरमाया गया कि मैंने अंडरटेकिंग दी हुई है
कि आप लोग ओपन कोर्ट में कोई रिमार्क्स नहीं देंगे ऐसे वैसे। तो उसमें बात जल्दी बोल पड़े, उन्होंने कहा ये क्या आप कह रहे हैं, हमारे भी यहाँ पर आप लोग जाकर हाँ, अंडरटेकिंग दी। और आप कौन होते हैं अंडरटेकिंग देने वाले, और फिर ये कैसे कहते हैं कि हमारे उधर राब्ते नहीं है। यार तब अंदाजा करें। ठीक है, अगर ये बात सच है, लाइक दिस इज समथिंग वेरी डैमनिंग। ठीक है, हम ऐसे लोगों को इतना पैसा दे रहे हैं, इस कौम का खून निचोड़ के दे रहे हैं। भाई आप पोलो खेले, आप कहाँ पे जज बन गए, घोड़े दौड़ाए। उसका नाम जस्टिस रखा हुआ यार। आगे बढ़ते हैं, 2-3 मिनट में असद भाई ये मामला आपको कंक्लूड कर दे। ये शम्मा जिनजो वाला क्या मामला है, ख्वाजा असद साहब ने उससे दूरी इख्तियार की, फिर लंबा चौड़ा ट्वीट किया उन्होंने, 40 मिनट तक वो राहदारी में रहे, बैठे रहे लॉबी में, चाय पीते रहे, गाड़ी नहीं आई, फिर इकट्ठे गाड़ी में 3 लोग बैठ कर गए, ख्वाजा असद साहब, शम्मा जिनजो और एक वो बिलाल साकिब साहब। ये क्या मामला है सारा? यार देखें, मुझे तो एक बात तो इसमें, अब तो सारी चीजें रिकॉर्ड पर आ गई है। शम्मा जुनेजो साहब ने सब कुछ बयान कर दिया कि भाई ये जो शख्स मुझे पहचानने से इंक्वायरी है ख्वाजा आसिफ, ये उस स्पीच के बाद जिसमें पीछे बैठी हुई थी, जिस तस्वीर पे तराजा खड़ा हुआ, इन्होंने कहा 40 मिनट इसने हमारे साथ खड़े होकर चाय पी, बैठ के चाय पी उस होटल में, मेरे और बिलाल बिन साकिब के साथ उस गाड़ी का वेट किया जिसमें हम तीनों ने वज़ीर-ए-आज़म के वफद की हैसियत से वापस होटल जाना था, और मेरे साथ पिछली सीट पर बैठ के ख्वाजा आसिफ होटल गए, और आप कहते हैं पहचानते ही नहीं। लेकिन मुझे जो सबसे बड़ा इसमें पहलू नजर आता है ना, ये जो हमारे बहुत से जुज़वक्ती तहकीकाती साफ़ी और बहुत से सोशल मीडिया वाले जो इस वफद के साथ साथ भी न्यूयॉर्क वाशिंगटन में फिर रहे थे, बड़े खुश थे। उनको मालूम होना चाहिए कि ये है नून लीग की कुलुकात, कि जरा सा प्रेशर है तो इनको भी पहचानने से मुकर जाएगी कि पता नहीं ये कौन थे, लॉबियों में तस्वीर बना लेते हैं हमारे साथ, हमें क्या पता। लाइक यार एक खातून है, आपने उसको अपने डेलीगेशन का हिस्सा बनाया, उस पर बैकलैश आया, किसकी तरफ से आया? पीटीआई की तरफ से आया। पीटीआई तो आपके सियासी मुखालिफ है, आप पीटीआई के आगे सरेंडर कर रहे हैं एक खातून को, आप डट के खड़े होते, आप कहते हैं हाँ हमारे डेलीगेशन का हिस्सा है, पीटीआई है ये झूठे इल्जामात लगा रही है। या अगर उन खातून के कोई ट्वीट थे इसराइल वाले, आप उनसे एक तरदीदी ट्वीट जारी करवा लेते कि मेरे माजी के ख्यालात थे, अब मैं अपने ख्यालात से रजू कर रही हूँ। कुछ भी करके आप जो आपके साथ खड़ा हुआ है, आप उसके साथ खड़े नहीं हो सके, आप उसको छोड़ के भाग गए। आप शुरू के हम तो जानते नहीं भाई कौन है, कहाँ से भाई कहाँ से। ये आपको छोड़ दिया था डॉन लीग्स वाले मामले में जी, तो तारक फातमी साहब को भी घर भेज दिया था जी, उनको भी परवेज शीर साहब को भी प्राइम मिनिस्टर हाउस बुला के जी। नवाज शरीफ साहब में हिम्मत नहीं थी, मरीम नवाज साहबा ने कहा था कि मैं बड़ी शर्मिंदा हूँ, तो वो ये तो उनकी ग्रेस है यार। ठीक है, तो ये तो शम्मा जुनेजो साहबा को भी अब सोचना चाहिए कि वो इनकी साथ घूम रही होती थी, इनके लिए सारा वक्त ट्विटर पर लड़ाइयाँ लड़ रही होती थी। ठीक है, वो इंतहाई मतलब आप कह सकते हैं कि वो ऐसे ट्वीट करती थी इमरान खान साहब के खिलाफ और इनके हवाले से। बहरहाल ये सारा मामला था। असद तूर साहब जो आपने, मैं बड़ी हैरान हूँ आज जो जस्टिस चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस यही अफरीदी के हवाले से जो आपने कहा कि उन्हें जजेस के साथ खड़ा होना चाहिए, अंडरटेकिंग जाकर देते हैं, कोई जज बोलेगा नहीं। ये तो बड़ी ही तशवीशनाक खबर है। ये एक जज को अपने साथी जजेस के साथ खड़ा होना चाहिए कि अगर मुल्क के अंदर कोई आइन और कानून की खिलाफ वर्जी हो, उसके साथ खड़ा, उसकी सरबंदी के लिए, सुपरमेसी के लिए खड़ा होना चाहिए। यहाँ तो सारा मामला ही कुछ और हुआ पड़ा है। कल केस की समाअत होगी दोबारा। मुझे और असद तूर साहब को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।